अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी, और ये भी मैंने काइनेसोलॉजी की बुक है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी बाय डीना गार्डिनर, उसका जो चैप्टर 1 है मैकेनिकल प्रिंसिपल, वहाँ से टॉपिक लिया है। और हम आज देखते हैं इसमें कि इलास्टिसिटी होता क्या है और इलास्टिसिटी हम कैसे फिजियोथेरेपी में देखते हैं, इसका क्या रोल है इलास्टिसिटी का फिजियोथेरेपी में। ठीक है, अब इलास्टिसिटी होता क्या है हम देख लेते हैं। इलास्टिसिटी कि हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच इनेबल्स इट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर इट हैज़ बीन डिस्टॉर्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इलास्टिसिटी क्या होता है? ये प्रॉपर्टी है बॉडी की, आपने याद रखना है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कोई और बॉडी भी हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी है। उस क्या होता है, इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, जब भी हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की जो है वो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस बॉडी में हमारे पास इलास्टिसिटी है, मतलब कि इलास्टिक है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ रबर बैंड की। ठीक है, जब आप उस पर फोर्स लगाते हो और उसको स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है कि वो अपनी असल हालत में जो असल हालत से उसकी चेंज, जो ओरिजिनल पोजीशन शेप है वो उसकी चेंज हो जाती है और वो अपनी नई जो शेप है उसमें आ जाता है। लेकिन जब हम उसकी फोर्स रिमूव करते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो क्या है, रबर एक इलास्टिक, रबर में हमारे पास एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो बातें हैं, इलास्टिक लिमिट और परमानेंट डिफॉर्मेशन। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर द परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि कोई भी मैकेनिकल मैक्सिमम हम स्ट्रेस लगाते हैं, अगर किसी भी मटेरियल पे कोई भी हम मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उस वो जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो ओरिजिनल शेप है, जो उसकी जो लिमिट है एक्सटेंड होने की, क्या होता है वो एक वो एक्सटेंड एक लिमिट तक होता है। जब भी हम किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होती है, मटेरियल पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कि वो कितना उस लिमिट तक वो स्ट्रेच हो सकता है। अगर हम उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि वो उसका जो मटेरियल है वो टूट भी सकता है। तो क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट की मटेरियल की एक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो स्ट्रेच नहीं हो सकता। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, वो इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, अब परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या है कि उस इलास्टिक लिमिट के बाद वो क्या होगा कि वो अपना डीफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। जब वो इलास्टिक लिमिट आ जाएगी उसके बाद हम ज़्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है, मटेरियल जो है, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्या होगा कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। अब हम देख लेते हैं हुक्स लॉ। ये हमने जो इलास्टिसिटी है हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ था, हमें पता भी है कि क्या होता है हुक्स लॉ। क्या होता है हुक्स लॉ, क्या होता है, द स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग इल। अब क्या स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या है, पहले हम देख लेते हैं। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब स्ट्रेस, जब भी हम किसी फोर्स लगाते हैं किसी एरिया पे उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब कि हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो लेंथ है पहले कुछ और थी, उसके बाद जो है वो और ज़्यादा उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अब क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन कैसे हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब मैंने एक स्प्रिंग लिया है। ठीक है, दिस इज अ स्प्रिंग। अब इस पे मैंने क्या किया, मैं दो स्प्रिंग्स ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक स्प्रिंग पे मैंने 10 kg का वेट लगाया। ठीक है, दिस इज 10। ठीक है, अब इसको जो वेट जो है, जो हमने हैंड किया है स्प्रिंग के साथ, उसको ही हम फोर्स कंसिडर कर लेते हैं, फोर्स है। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमने उसको फोर्स लगाया तो ये जो स्प्रिंग है ये अब अपनी जो है स्ट्रेच करेगा और नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, स्ट्रेच करेगा और इसकी जो स्ट्रेच करने के बाद जो है इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी, इससे जो इसकी लेंथ है वो इतनी इंक्रीज होगी। ठीक है, जो इसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेच जब हमने फोर्स लगाई तो क्या होगा कि स्ट्रेच होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओरिजिनल लेंथ से जो है उसकी लेंथ जितनी इंक्रीज होगी, हमने उसको डेल्टा एल कर लिया। अब हमारे दूसरा स्प्रिंग है, उस पर हम सपोज कर लें हमने लगाया है 20 kg का वेट। ठीक है, 20 का वेट हैंग किया है। ठीक है, अब उसने क्या किया, स्ट्रेच करने के बाद उसमें जो हमारे पास
जो हमारे पास इलास्टिक लिमिट आएगी वो क्या आएगी, जो हमारे पास स्ट्रेच करने के बाद जो इलास्टिक लिमिट आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, ठीक है। अब क्या होगा, इसका इस डायग्राम का ये मतलब है कि हमने अगर फोर्स लगाई 10 kg की, तो हमारे पास जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हुई, ठीक है। वो उस उतनी ही इंक्रीज हुई जितनी हमने फोर्स लगाई। लेकिन अगर हम 20, अगर हम वेट या फोर्स बढ़ा देते हैं, तो जो हमारे पास अब स्प्रिंग है उसकी जो लेंथ में चेंज आया है वो भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। अब आप देख लो फर्क, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। ये वाली ज़्यादा और ये कम है, तो जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी जो है लेंथ इंक्रीज होगी। मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। एरिया और ओरिजिनल लेंथ तो सेम रहेंगे, एरिया जो है स्प्रिंग का भी सेम रहेगा, इसका भी रहेगा, ओरिजिनल लेंथ इसकी भी सेम रहेगी, इसकी भी सेम रहेगी। लेकिन क्या होगा कि फोर्स और चेंज इन लेंथ में फ़र्क आएगा, जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही लेंथ में चेंज आएगा। तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फिजियोथेरेपी में कि कौन कौन से इक्विपमेंट है जिसमें हमारे पास इलास्टिसिटी की जो है प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। हमारे पास 3 है, स्प्रिंग्स, रबर इलास्टिक और सोब्रो रबर, ठीक है। अब स्प्रिंग्स क्या होते हैं, हम एक एक को देख लेते हैं। स्प्रिंग्स क्या होते हैं, द स्पाइरल स्ट्रिंग यूज ईदर टू रेजिस्ट और असिस्ट द फोर्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन और टू प्रोड्यूस पैसिव मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कॉइल्स ऑफ वायर विच एक्सटेंसिबल। स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग्स होते हैं ये स्पाइरल स्प्रिंग्स होते हैं, और ये क्या करते हैं कि हम जब फोर्स लगा रहे होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। जब हम फोर्स अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शन से फोर्स लगा रहे होते हैं, तो ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं या असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं जो स्प्रिंग्स हैं। और ये पैसिव मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट जो होती हैं उनको भी प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे कि कोई जो है पेशेंट अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसको हम स्प्रिंग्स दे देते हैं ताकि वो पैसिव मूवमेंट कर सके। कॉन्सिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कॉइल्स ऑफ वायर विच इज एक्सटेंसिबल। इसमें हमारे पास यूनिफॉर्म कॉइल्स ऑफ वायर होती हैं जो कि एक्सटेंसिबल होती हैं। जैसे कि आप इसमें देख लो कि इस तरह के हमारे पास फिजियोथेरेपी में स्प्रिंग्स होते हैं जो कि एक्सटेंसिबल होते हैं। इनमें हमारे पास वायर होती है जो कि एक्सटेंसिबल होती है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें जो हमारे पास जो हेडिंग्स हैं वो कुछ इस तरह है कि द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द स्प्रिंग। जैसे कि हमने पढ़ा है कि पीछे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग के एक साइड पे हम फोर्स लगाते हैं, दूसरा स्प्रिंग जो होता है वो दूसरी साइड जो स्प्रिंग की होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब क्या होगा, जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही वो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द स्प्रिंग का यही मतलब है जो हमने हुक्स में पढ़ा है, हुक्स लॉ में पढ़ा है। अब क्या है, वेट ऑफ द स्प्रिंग। वेट ऑफ द स्प्रिंग में क्या है, जो हम स्प्रिंग के जो वेट है वो हम जो उसका वेट है वो हम कैसे मेजर करते हैं वो सब हम इसमें देखते हैं। The standard spring which are used are still graded in pounds. Example 50 lbs, 40 lbs, 20 lbs, etc. according to the poundage which must be applied to them to stretch them to a predetermined length. इसका मतलब है कि जो हम springs जो यूज़ करते हैं उसमें जो हम standard वेट यूज़ करते हैं वो हम पाउंड्स में यूज़ करते हैं। जैसे 50 lbs के वेट हो स्प्रिंग हो गया, 40 का हो गया, 20 का हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दीज स्प्रिंग्स के जो वेट हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी उतनी ही फोर्स लगाएंगे ताकि वो स्ट्रेच हो सके। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि 40 LB का अगर हमने स्प्रिंग लिया है तो हमें 40 LB की जो है फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। हम वही लेंगे। अगर हमने 20, जैसे कि अगर हमने 20 LBS का स्प्रिंग लिया है तो क्या होगा कि हम उतनी ही फोर्स लगाएंगे। अगर हम 20 का लिया है और अगर हम फोर्स जो है वो कम लगा रहे हैं तो वो स्ट्रेच ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हम इसलिए हम स्प्रिंग्स को देख के यूज़ करते हैं। स्प्रिंग्स जो है हमारे पास इसलिए डिफरेंट वेट्स में होते हैं ताकि हम जितनी हम फोर्स लगा सकते हैं उतने वाला हम स्प्रिंग्स जो है वो उस पेशेंट को दे दें ताकि वो आसानी से उसको स्ट्रेच कर सके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं द वेट ऑफ द स्प्रिंग इज डिटरमिन्ड बाय द मटेरियल एंड द थिकनेस ऑफ द वायर फ्रॉम विच इट इज मेड एंड द एवरेज डायमीटर ऑफ द कॉइल। जो वेट है स्प्रिंग का हम वो कैसे डिटरमिन कर पाएंगे, जिस वायर से वो बना है, मटेरियल जो है उस वायर का जिससे वो बना है या उसकी थिकनेस से हम उस स्प्रिंग का जो वेट है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। एंड द एवरेज डायमीटर ऑफ
इट्स कॉइल, जो एवरेज डायमीटर है उस कॉइल का, उससे भी हम वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। अब क्या है कि टेप जो है इंसर्टेड विद इन द कॉइल्स ऑफ द स्प्रिंग, द टेप बिकम टॉट व्हेन द मैक्सिमम लेंथ इज रीच, द टेप आल्सो सर्व टू प्रिवेंट द स्प्रिंग फ्रॉम बीइंग ओवरस्ट्रेच एंड कॉन्सिक्वेंटली डैमेज। अब क्या होता है कि इन स्प्रिंग्स में स्प्रिंग्स के कॉइल्स के अंदर क्या होता है, टेप इंसर्ट होती है। अब टेप जो होती है वो जब हम मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं, जब इसकी मैक्सिमम लेंथ आ जाती है, इलास्टिक लिमिट आ जाती है, तो ये जो टेप जो होती है वो टूट जाती है। तो ये टेप क्या होती है, प्रिवेंट करती है स्प्रिंग को ओवर स्ट्रेच करने में और कॉन्सिक्वेंटली डैमेज। ठीक है, ठीक है, हम टेप की वजह से हम उसको जो स्प्रिंग है वो ओवर स्ट्रेच होने से बच जाता है। द रिकॉइल्स ऑफ द स्प्रिंग का मतलब ये है कि जब हम स्प्रिंग में जब हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है, उस एक्सटेंशन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। जब हम उसमें फोर्स को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, वो जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रही होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसमें रिलीज होती है, और रिलीज कैसे होती है, एज अ हीट। जो कॉइल्स के अंदर हीट कॉइल, जो स्प्रिंग के कॉइल्स होती हैं उसके अंदर एज अ हीट वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सिंपल ये है। ठीक है, अब हमारे पास जो होता है, मैं इस पे लिख देती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब हम फोर्स रिमूव करते हैं। ठीक है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटेंशन में जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब हम फोर्स रिमूव करते हैं और स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और फिर हम देख लेते हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस बाय द स्प्रिंग। इसमें क्या है कि जब हम स्प्रिंग को पे फोर्स लगाते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं तो जब स्ट्रेच कर लिया लेते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से उसको रिलीज करते हैं तो क्या होता है, एक ऑसिलेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस होती है स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, और जो उसकी और वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता रहता है जब तक वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे नहीं आता। ठीक है, ये हमारे पास स्प्रिंग का सारा था। अब स्प्रिंग को हम पैरेलल भी यूज कर सकते हैं और सीरीज में भी यूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम इसको पैरेलल में कैसे यूज कर सकते हैं स्प्रिंग्स को। स्प्रिंग्स अगर हमारे पास उस जैसे कि उस जो सा भी वेट चाहिए, जैसे कि हमें 80 lbs का 80 पाउंड का वेट चाहिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, दो हाफ जो स्प्रिंग्स हैं उनको हम पैरेलल अटैच कर देंगे और वही जो स्प्रिंग है फिर वही 80 lbs वाला काम करेगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर 80 lbs का वेट अवेलेबल नहीं है तो हम 40 lbs की दो स्प्रिंग ले लेंगे और उनको पैरेलल अटैच कर देंगे, तो वो वही काम करेगा जो 80 lb वाले स्प्रिंग ने करना था। ठीक है, अगर हम स्प्रिंग को सीरीज में लगा देते हैं तो क्या होगा, इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास 80 lb वाला स्प्रिंग है वो भी वही काम करेगा जो अगर हम सीरीज में इन टू स्प्रिंग्स को लगा देते हैं। लेकिन क्या होगा कि जो इन दो स्प्रिंग्स की जो एक्सटेंशन लिमिट है वो ज़्यादा होगी, मतलब वो बहुत देर बाद आएगी। लेकिन अगर हम सिंगल स्प्रिंग जो 80 lb वाला है उसको अगर हम स्ट्रेच करें तो वो बहुत जल्दी उसकी एक्सटेंशन लिमिट जो इलास्टिक लिमिट है वो आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम स्प्रिंग को सीरीज में लगा देते हैं तो क्या होता है कि हमें जो है एक्सटेंशन जो है वो इसलिए कम लगानी पड़ेगी, जो इसकी एक्सटेंशन है वो कम प्रोड्यूस होगी। वो कैसे कम प्रोड्यूस होगी, अगर हम कम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम स्प्रिंग अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगी, क्योंकि वो उसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो बहुत देर बाद आएगी। ठीक है, और हमें फोर्स तो इसलिए हमें उसको एक्सटेंड हमें कम करना पड़ेगा। और जब हम एक्सटेंड कम करेंगे तो हम फोर्स भी कम लगाएंगे। ठीक है, उन पेशेंट में हेल्पफुल है जो कि वो उसको इतनी फोर्स नहीं लगा सकते, तो हम उनको क्या कहते हैं कि स्प्रिंग को हम सीरीज में लगा देते हैं ताकि वो उसको आसानी से आराम से स्ट्रेच कर लें। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं, हमारे पास रबर इलास्टिक है। रबर इलास्टिक ऑफ डिफरेंट थिकनेस में बी यूज इन प्लेस ऑफ स्प्रिंग। इट इज़ मोर सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट रेजिस्टेंस और असिस्टेंस। इसका मतलब है कि ये रबर जो इलास्टिक होते हैं ये डिफरेंट थिकनेस में मौजूद होते हैं। ठीक है, और स्प्रिंग के प्लेस पे यूज़ होते हैं और इनको हम लाइट असिस्टेंट और रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लो कि हमारे फिजियोथेरेपीज़ में ऐसे रबर इलास्टिक मिलते हैं जो कि असिस्टेंस और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लाइक दिस,
یہ ہینڈ کے لیے اور یہ ہمارے پاس فٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں سوربو ربر. سوربو ربر دا مٹیریل از کمپریسبل اینڈ ایکسٹینسبل اینڈ یوزفل فار پرووائڈنگ لائٹ ریزسٹنس اور گرپنگ موومنٹ آف دا ہینڈ. یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے سوربو ربر، یہ ہوتا ہے کہ اس میں مٹیریل جو ہوتا ہے کمپریسبل ہوتا ہے اور ایکسٹینسبل ہوتے ہیں. یہ جو یہ اسپرنگس ہوتے ہیں، یہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کمپریسیبل اور ایکسٹینسیبل ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس گرپنگ موومنٹس ہوتی ہیں ہینڈ کی، ان میں یوز ہوتے ہیں، ان میں یہ ریزسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ لو کہ اس طرح کے ہمارے پاس سوربو ربر ہوتے ہیں، اور ہم پیشنٹ کو دے دیں تاکہ ان کی گرپنگ موومنٹ ہے وہ ہو سکے، وہ گرپنگ موومنٹ کر سکیں. تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا. اس ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.